lecture we have completed your first chapter. Okay, and today I'm going to start your next chapter. I hope whatever I have given you are completed with that. बेटा एक असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूंगी. ओके, ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, एंड वट एवर डाउट यू आर फेसिंग we will discuss your doubt in your doubt class. along with that बेटा एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है आपके एनसीईआरटी के रीडिंग का. तो जिन बच्चों को पता नहीं है उनको वीडियो के थ्रू ही बता रही हूँ कि आपकी डाउट क्लास में आपकी डाउट क्लास जब होती है तो उसमें पहले आपके डाउट्स लिए जाते हैं. उसके बाद बेटा आपका कंप्लीट टाइम जो डाउट क्लास का है वी आर कंज्यूमिंग दैट टाइम इन एनसीईआरटी रीडिंग. ओके, आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका वही चैप्टर की रीडिंग मैं एनसीईआरटी से करवा रही हूँ. बिकॉज जितना भी आपका नीट का पोर्शन है वो एनसीईआरटी से आता है. ठीक है ना, तो एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है. तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि आप लोग अपने आप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई आई स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर यू. ओके, सो जिन बच्चों को अगर नहीं पता है बेटा आपकी डाउट क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है तो प्लीज़ 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 आप अपनी डाउट क्लास अटेंड करिए. ओके, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू ओनली. ओके, today I'm going to start your next chapter number 2, biological classification. ओके, आज बेटा लाइट का इशू है इसी वजह से आपको स्क्रीन शेयर करके और समझा रही हूँ. आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. ठीक है, स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट देन बेटा प्लीज डिस्कस दैट डाउट विद मी इन योर डाउट क्लास. ओके, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. बेटा बहुत ही लेंदी है बट धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत कुछ है इसमें. इंफॉर्मेटिव चैप्टर रहेगा ये. इंफॉर्मेटिव किस सेंस में कि आपको जस्ट इंफॉर्मेशन लर्न करनी है, समझने का बहुत ही कम है यहाँ पे. ठीक है ना, समझने की चीजें कम है बट इंफॉर्मेटिव है. कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरा समझने के हैं. जैसे हमने पूरी यूनिट सेल वाली की थी, वहां पे बेटा आपके तीनों चैप्टर कंप्लीटली समझने के थे और याद करने के लिए इंफॉर्मेशन कम रहती है बट समझने का ज्यादा है. ठीक है ना. से अब जो आप यूनिट कर रहे हो यूनिट नंबर 1 बेटा यह थ्योरेटिकल है. यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी, आपको क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी. ठीक है, बट बार बार रिवाइज करोगे चीजें तो आपका आसानी से हो जाएगा कवर. ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देखो, सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन योर सिलेबस. Okay, the purpose of biological classification is to organize the vast number of known plants and animals into categories that would be easily remembered and studied. Means मेन पर्पस क्या है कि जो वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास हैं, हमारे अर्थ पे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज की फॉर्म में डिवाइड करके हम उनकी स्टडी कर सके, उनको आसानी से याद कर सके, उनको आसानी से स्टडी कर सके. ठीक है, अब इससे क्या होगा अगर आप अच्छे से उन्हें पढ़ रहे हैं या उनको याद रख पा रहे हैं तो इससे क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट द स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव अस द आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, आपने पूरे ग्रुप का किसी एक मेंबर की स्टडी अगर कर ली तो आप उस रिस्पेक्टिव ग्रुप की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इजीली लर्न कर सकते हो. मान लो आपने किसी ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ लिए, याद कर लिए. ठीक है, तो इसका मतलब उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स यही चीज फॉलो कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपके पास आपको हर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. ओके, दैट्स वाई हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के एक मेंबर को अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने पूरा ग्रुप कंप्लीटली पढ़ लिया है. And just we have to remember the example of that group, not the complete study or the description of that particular group. अंडरस्टैंड. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करके और उनके रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं.
ताकि हमें कंप्लीट ग्रुप की नॉलेज रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है, ठीक है। इन आवर लास्ट लेक्चर, इन आवर प्रीवियस चैप्टर बेटा, वी हैव स्टडीड अबाउट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में, हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा आपने क्या पढ़ा कि वी हैव डिवाइडेड द होल वर्ल्ड, ठीक है। होल कंप्लीट वर्ल्ड को हमने किस में डिवाइड किया है बेटा, उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ लेवल्स बनाए हैं, ठीक है। किंगडम, किंगडम से नेक्स्ट क्या आएगा, बोलिए मेरे साथ, किंगडम, किंगडम से नेक्स्ट फाइलम या डिवीजन, डिवीजन से फिर कीप पॉट क्लीन, क्लास, ओके, देन फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज, है ना। तो हमने ये एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया है। अब बेटा हमें सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि कितने किंगडम हैं हमारे पास, ठीक है, कितनी हमारे पास क्लास, कैसे क्या है। तो पहले हम किंगडम वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे, कहाँ से, किस तरीके से स्टार्ट हुआ है। आई बात समझ में। नाउ बेटा देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया, एरिस्टोटल ने, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल देखो हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इनके नाम को, अरस्तु। तो सबसे पहला अटेम्प्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का किसने किया बेटा, एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या यूज किया बेटा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया, जैसे कि प्लांट्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ही डिवाइडेड होल टाइप ऑफ प्लांट्स इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। ओके, नाउ व्हाट वर हर्ब्स एट दैट टाइम, हम हर्ब्स को किस कैटेगरी में डाल रहे थे बेटा, जिनकी ग्रीन स्टेम है, ठीक है ना, जिनमें ग्रीन स्टेम मिलती है और जिनकी हाइट लेस देन 2 मीटर लेंथ होती है, उनको हम हर्ब्स बोल रहे थे। शर्ब्स में हम वुडी स्टेम लेते हैं, बट साइज क्या रहेगा, मीडियम। और ट्रीज में क्या हो जाता है बेटा, वुडी स्टेम रहेगी बट टॉल एंड ब्रॉड ट्रंक रहेगा। तो एरिस्टोटल ने ऐसे डिवाइड किया प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल आई थिंक अब क्लियर होगा आपको, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे। इंटरनली उन्होंने कुछ नहीं किया, कैरेक्टर्स उन्होंने नोटिस नहीं किए, जस्ट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे, ठीक है। एनिमल्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया कि कुछ एनिमल्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, ओके, जो रेड, जिनमें रेड कलर का ब्लड मिल रहा था उनको लिखा अनीमा, ओके, उनकी कैटेगरी का नाम लिखा अनीमा। एंड दोज विच हैव कलरलेस ब्लड, ओके, देन ही कॉल्ड देम एनीमा, इनीमा एंड अनीमा, ठीक है। स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग पे फोकस करना बेटा, हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है। हाँ, बस इतना पूछ सकते हैं कि एरिस्टोटल ने किस बेस पे डिवाइड किया था, किस बेस पे क्लासिफाई किया था। तो यू हैव टू आंसर दैट ही यूज्ड ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को यूज किया था, ठीक है। तो अब बेटा 1 बाय 1 धीरे धीरे किंगडम का सिस्टम आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। किंगडम आप समझते हो सारे के सारे, है ना, पहले आपको पढ़ाया है। तो देखो सबसे पहले आया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दैट सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, ओके। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, कार्लस लीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या किया उन्होंने, he divided all living organisms into 2 kingdoms, उन्होंने 2 किंगडम डिफाइन किए, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। उन्होंने 2 किंगडम बनाए, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। अब बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो हमने एक टेबल की फॉर्म में लिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन्होंने मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, उन्होंने यही कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन किए और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, इधर द ऑर्गेनिज्म इज प्लांट और एन एनिमल, ओके। तो उन्होंने देखा जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल थी, उन्होंने उसको क्या बोल दिया, प्लेंटी, ओके। तो प्लेंटी के कैरेक्टर उन्होंने क्या क्या देखे, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल, ठीक है, दे कैटेगराइज दैट ऑर्गेनिज्म एज प्लांट, ओके। नेक्स्ट, दोज विच डिडंट हैव एनी सेल वॉल,
ठीक है, he categorized that one into animalia kingdom. Okay, next he noticed locomotion. ठीक है ना, those organisms which show locomotion, ठीक है, they were considered plant, and those which show locomotion were considered animal, and those which didn't show any locomotion, okay, they were considered plants. Okay, now mode of nutrition, those which didn't eat anything, which didn't eat food, okay, then he considered them plant. Okay, autotrophic mode of nutrition जहाँ पे मिल रहा था वो बाहर से ऐसे हमारी तरह कुछ लेकर नहीं खा रहे थे, उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया प्लेंटी किंगडम। ठीक है ना, मतलब उनको उसमें कैटेगराइज कर दिया। और दोज विच आर ईटिंग समथिंग, ओके, जिनका हिट्रोट्रॉफिक बिहेवियर था उसको एनिमल में डाला। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो जिसमें अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी थी, उसे क्या लिखा उन्होंने क्या क्या कहा, उसे कहा, जिसमें थी उसको क्या कहा बेटा, एनिमेलिया, और जिसमें एब्सेंट थी उसको क्या कहा, प्लेंटी। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स भी थे जिनके अंदर क्या था, विच आर शोइंग एनी रेस्पॉन्स। ठीक है, समवॉट रेस्पॉन्स दे वर गिविंग, तो एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट मोस्टली जो है रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम क्यों बेटा, देखो आपने पढ़ा है किसके बारे में, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, जब हमने वैक्यूल्स पढ़ाए थे तब आपको पता होगा वैक्यूल्स का, तो उन्होंने देखा कि जिस ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, फॉर क्या काम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का, कम ऑन, क्या बताया था बेटा, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली प्लांट्स में क्या है, इस तरीके का कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो दोज विच डिडंट हैव एनी कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, ठीक है, he considered them as plant, and those which have contractile system he considered them as a animal. ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस थे बेटा, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस थे जिनमें कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम था, बट ही कंसिडर्ड देम एज प्लांट। ओके, जैसे कि डायटम्स हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए, यूग्लिनॉइड्स हो गए, ये नाम आपके लिए नए नए होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, और याद भी करने हैं आपको। ठीक है, तो नाउ देखो बेटा, अगर हम बात करें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक की, तो प्लांट में क्या क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कोई लोकोमोशन नहीं होगा, दे हैव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, they didn't respond to their external stimulants according to carelessness, and they didn't have any contractile system। आई बात समझ में। ठीक है, वहीं पे अगर हम एनिमल की बात करें तो जस्ट इससे कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर उन्होंने एनिमल्स के लिए कि सेल वॉल इज एब्सेंट, नाउ दे शो लोकोमोशन। ठीक है, दे शो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे show response to external stimuli, and they have contractile system। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताया, प्लांट और एनिमल, मतलब जितने भी एनिमल थे या तो वो प्लांट है या वो एनिमल है, उन्होंने बस ये दो किंगडम दिए। अब देखो बेटा इस सिस्टम की क्या, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब इन्होंने प्लांट में डाल दिया। ठीक है, एनिमल में क्या डाला, प्रोटोजोअन्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। बेटा ये नाम अभी आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जब एक बार आप पूरी कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो जस्ट आप देखते रहो, धीरे धीरे 2-4 बार चीजों को सुनोगे ना तो याद हो जाएंगे। हालांकि कुछ क्लासिफिकेशन आपने 9th में पढ़ी होगी, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, है ना, बट धीरे धीरे बेटा आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये इस तरीके से उन्होंने देखा, मतलब ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, ऑब्वियसली ये सिस्टम सही नहीं था। ठीक है, तो किन कारणों से हमें इस सिस्टम को डिस्कार्ड करना पड़ा, एक तो नो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट है। बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं और प्लांट जो यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। सो नो
नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, ठीक है। उसको उन्होंने बैक्टीरिया एंड प्लांटी, दो बैक्टीरिया और प्लांट, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्लांट मल्टीसेलुलर है, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग इन द सेम ग्रुप। Okay, that's why the system was not appropriate. Next, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी सेम ग्रुप में डाल दिया। बैक्टीरिया है, नॉन फोटोसिंथेटिक वालों को भी और फोटोसिंथेटिक वालों को भी सेम ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि देखो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास बेटा लोकोमोशन शो करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल बिहेवियर शो करते हैं, तो ये कैरेक्टर किसका है? एनिमल का कैरेक्टर है। लेकिन इनमें सेल वॉल भी होती है और ये फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं, तो ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, डुअल ऑर्गेनिज्म है। अब अकॉर्डिंग टू लीनियस बताओ इसको कौन से ग्रुप में डालोगे, प्लांट में डालोगे या एनिमल में, है ना। तो यू आर नॉट एबल टू आंसर, है ना। सिमिलरली उन्होंने ऐसे ही यूग्लिना के बारे में पढ़ा, आई बात समझ में। सिमिलरली यूग्लिना की बात की, ठीक है। यूग्लिना क्या है? ये भी डुअल ऑर्गेनिज्म है, ये लोकोमोशन शो कर रहा है, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है, ये कैरेक्टर तो हो गया एनिमल्स का, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस भी शो करता है, इसका मतलब कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर भी हैं इसमें और एनिमल के। अब आप कौन से ग्रुप में रखोगे इसको, प्लांट में डालोगे या एनिमल में, है ना। तो अभी बेटा इस टाइप के ऑर्गेनिज्म भी थे हमारे पास जिसको आप ना प्लांट बोल सकते हो ना एनिमल बोल सकते हो, तो उनको आप कहाँ डिफाइन करोगे, ठीक है। सो दैट दिस वाज नॉट अ suitable system. Okay, then we move on another type of system. Okay, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बट सब कुछ आगे आगे प्रोसीड करने से पहले आपको देखो एक चीज याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन चेंज टाइम टू टाइम। क्लासिफिकेशन का सिस्टम टाइम टू टाइम चेंज होता गया, ठीक है। लेकिन जो दो ग्रुप थे प्लेंटी और एनिमेलिया, ये हमेशा सेम रहे, ठीक है। इनको कभी भी हमने खत्म नहीं किया। बट द टू ग्रुप्स प्लेंटी एंड एनिमेलिया आर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट all the time. Okay, although the members present in them have been changed. हालांकि उनके अंदर जो मेंबर थे वो बदलते चले गए, लेकिन किंगडम आपका वही रहा। जैसे बैक्टीरिया है, प्लेंटी में से हटा के उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, पहले आपने प्लेंटी में डाला था, अब उसको हटा के किसी और ग्रुप में डाल दिया, बट द किंगडम रिमेन द सेम। ओके, किंगडम जो है वो सेम रहा, आई बात समझ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हिकल, और उन्होंने थर्ड सिस्टम कौन सा दिया बेटा, सॉरी थर्ड किंगडम कौन सा दिया उन्होंने, ही इंट्रोड्यूस्ड किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो प्रपोज किया। क्या कहा उन्होंने, इसके अंदर देखो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म लिए, बैक्टीरिया लिए, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लिए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स लिए, जैसे कि फंजाई, ठीक है, जो कि एक लूज एग्रीगेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। मतलब अब इन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा को एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इसमें डाल दिया जहां पे आपके बैक्टीरिया आए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए, और फंजाई के जो मेंबर थे वो आ गए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, प्लांटी और एनिमिलिया के कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को वहां से निकाला, जैसे बैक्टीरिया प्लांटी से था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कुछ जो प्लांटी से थे वो भी, और एनिमिलिया से थे वो भी, उनको निकाला। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट में जैसे फंजाई को निकाला एनिमिलिया से, और उसको कहाँ डाल दिया, एक नया किंगडम बना दिया उसके लिए, प्रोटिस्टा, ठीक है। बट अब क्या हुआ, इसके भी ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स क्या रहे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि उन्होंने अब भी क्या है, स्टिल द प्रॉब्लम वाज सेम। अभी भी क्लियर नहीं था कि यूनिसेलुलर कहाँ जाएंगे, मल्टी सेलुलर कहाँ जाएंगे, सभी को आप एक डस्टबिन की तरह एक ही चीज में डाले जा रहे हो। ओके, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर वर प्लेस्ड टुगेदर, सिमिलरली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड टुगेदर। तो दैट वाज अ great limitation of this particular your system of classification, three kingdom system of classification, understand।
अब इसके बाद बेटा जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को उसकी लिमिटेशंस आई, we need next system of classification. Okay, that was four kingdom system of classification. This system was proposed by Copeland. Okay, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया किंगडम प्रपोज किया, that was मोनेरा. बेटा ये किंगडम की स्पेलिंग सही कर लेना, किंगडॉन लिख दिया है, एम आता है, बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट किंगडम जो आया दैट वाज मोनेरा, और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सभी को किस में डाल दिया बेटा, मोनेरा के अंदर डाला। तो अभी हमारे पास कितने किंगडम हो गए, 4, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज प्लेंटी एंड देन एनिमेलिया। तो वी हैव 4 डिफरेंट किंगडम्स। ओके, मोनेरा में क्या इंक्लूड कर रहे हो आप, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटिस्टा में आप क्या यूज कर रहे हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बट अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि फंजाई जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही था, जो मल्टी सेलुलर था, ठीक है। यूकैरियोट तो था बट मल्टी सेलुलर था, तो वी नीड अनदर टाइप ऑफ किंगडम। ओके, हालांकि 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कोई खास लिमिटेशन नहीं थी, बट एक मेन लिमिटेशन हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, दैट वाज प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम किंगडम, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या आया बेटा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज जो हम यूज करते हैं, आज जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय बेटा R.H. विटेकर, 1969 में दिया था, रॉबर्ट हुक विटेकर, ठीक है ना। तो विटेकर ने बेटा, सॉरी रॉबर्ट हुक नहीं आएगा बेटा, एक बार एग्जैक्टली इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना कंप्लीट। R.H. विटेकर ने जो है सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। नाउ ही यूज्ड सर्टेन क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग डिफरेंट सिस्टम्स, ओके, डिफरेंट किंगडम, सॉरी, ठीक है। क्या देखा उन्होंने, सबसे पहले देखो ये 5 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, जिसके बेस पे इन्होंने 5 किंगडम बनाए। ही नोटिस्ड सेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, उन्होंने पहले सेल कॉम्प्लेक्सिटी देखी, अगर प्रोकैरियोट है तो मोनेरा में डाल दिया, उसे सिंपल ऑर्गेनिज्म काउंट किया, और अगर वो यूकैरियोट है तो उसको बाकी की क्लासिफिकेशन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है तो उसको एक पर्टिकुलर किंगडम में रखा, और मल्टी सेलुलर है तो फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए छोड़ दिया। तो देखो यहाँ तक उन्होंने 2 सिस्टम दिए, पहला क्या, प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में क्या आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरिया है ना बेटा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं, और वो किस में आ गए, मोनेरा के अंदर। इसके अलावा यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूकैरियोट की कैटेगरी में आ रहे हैं, उसको उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। अब बच गए मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर में बेटा फिर इसके साथ इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। फिर इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, और अल्टीमेटली एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके एंसेस्टर किस टाइप के हैं, इनमें किस टाइप का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें नोटिस करके अल्टीमेटली ही रीच्ड टू अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा उन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, ठीक है। और इस टेबल में देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखो सेल टाइप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ हैं प्रोकैरियोट्स, मोनेरा के अंदर, ठीक है। बाकी यूकैरियोट्स जितने भी हैं वो आपके 4 किंगडम में आ गए, या तो प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, या फंजाई से बिलोंग करेंगे, या प्लेंटे से बिलोंग करेंगे, या एनिमेलिया से बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब उन्होंने देखा सेल वॉल का बिहेवियर, ठीक है। ऑब्वियसली जो प्रोकैरियोट्स थे इनकी जो सेल वॉल थी
ठीक है। इनकी जो सेल वॉल थी बेटा वो किससे बनी हुई थी, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई थी, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक है और नॉन सेलुलोजिक हमने पेप्टिडोग्लाइकन बहुत अच्छे से पढ़ा है, नैम और नैक से बनती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड इससे बनती है ना, तो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो उन्होंने इसको किस में डाला, मोनेरा के ये बिहेवियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो आपको याद रखने हैं। प्रोटिस्टा में क्या देखा कि कुछ प्रोटिस्टा में क्या आता है बेटा, कुछ एक में तो सेल वॉल होती है और कुछ एक में नहीं होती। आई बात समझ में, ठीक है। कुछ एक में सेल वॉल मिलेगी और कुछ एक में सेल वॉल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें बेटा, तो फंजाई के अंदर क्या होगा, फंजाई में तो बेटा फंजाई के अंदर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि काइटिन की बनी हुई वॉल है, ठीक है, काइटिन की बनी हुई है। काइटिन एक नॉन सेलुलोजिक सब्सटेंस है। प्लांटी के अंदर, प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, आपने पढ़ा है, ठीक है। अल्टीमेटली एनिमेलिया की अगर बात करें तो कोई सेल वॉल नहीं होगी। तो इन्होंने सेल वॉल के बेस पे भी अब ये डिस्टिंक्शन कर दिया, पांच अलग अलग किंगडम के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा। सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी चारों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोड ऑफ नरिशमेंट की बात करें तो ये ऑटोट्रोफिक भी थे और हिट्रोट्रोफिक भी। प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक हिट्रोट्रोफिक दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं। फंजाई हिट्रोट्रोफिक होते हैं, बेसिकली सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांटी के अंदर बेटा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एनिमेलिया के अंदर हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ नरिशमेंट होता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, आपका अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड ऑफ नरिशमेंट मिल रहा था, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है बेटा, तो देखो जनरली सभी में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। चारों के अंदर, चारों में क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। बट अगर हम बात करें किसकी, किंगडम मोनेरा की, तो ए सेक्सुअल तो होता है बट पैरासेक्सुअल है। पैरासेक्सुअल यानी कि कंप्लीटली सेक्सुअल नहीं है, ठीक है, पैरासेक्सुअल है, ठीक है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस टाइप से पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ये जस्ट एक आउटलुक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा बेटा इन्होंने क्या किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा देखो आपको याद रखना है, यूनिसेलुलर जितने भी हैं या तो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेंगे या प्रोटिस्टा से। बाकी के 3 किसके लिए हो गए, मल्टी सेलुलर के लिए। आई बात समझ में। अब यूनिसेलुलर में भी जो प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, मोनेरा से। और जो यूकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, आपके प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन बेटा आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर बेसिक सी क्लासिफिकेशन हम अगर देखें, ठीक है ना, तो बेसिक सी क्लासिफिकेशन में क्या नोट किया आपने कि अगर ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, प्रोकैरियोट है, ठीक है, तो आपने कौन सा किंगडम दिया उसे, मोनेरा। आई बात समझ में। अगर आपका ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोट है, अब आप उसको बाकी के किंगडम के लिए छोड़ देते हो। अब यूकैरियोट में भी क्या देखना है, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है, तो अब आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे, प्रोटिस्टा, ठीक है, कौन से किंगडम में डाल दोगे, प्रोटिस्टा। आई बात समझ में, ठीक है ना। और अगर वो क्या है बेटा, वो मल्टी सेलुलर है, इट मे बिलोंग फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर। इसके साथ साथ अब आपने क्या देखना है कि अगर वो सेप्रोट्रोफिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसके अंदर उसके अंदर काइटिन की सेल वॉल है। आई बात समझ में, उसके अंदर सेलुलोज काइटिन की क्या है, सेल वॉल है, ठीक है ना, तो फिर वो फंजाई से बिलोंग करेगा। और अगर उसके अंदर सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है, ठीक है, तो वो प्लांटी से बिलोंग करेगा। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो किससे बिलोंग करेगा, एनिमेलिया से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा उन्होंने क्या किए, कुछ क्राइटेरिया यूज करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। समझ में आया आपको।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है ना। अब लेकिन आज भी इसमें कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब अभी भी ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, बट जनरली इसके अंदर जो चीज़ें ली गई थी कहीं ना कहीं कुछ हद तक अप्रॉक्सीमेटली वो सही है, ठीक है। तो आज भी हम यही फॉलो कर रहे हैं, बट अभी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज हो चुका है और आने वाले आगे के टाइम में मे बी वो आपके बुक्स में भी आ जाए, ठीक है। एनसीईआरटी ने हालांकि इसकी बात की है बेटा, ठीक है, बट अभी भी उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लियरली नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो इस सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो देखो ड्रॉबैक्स में एक तो वायरस के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा किंगडम नहीं है जिसमें आप वायरसेस को ऐड कर सको, ठीक है। ना तो वो यूनिसेलुलर है, ना ही वो मल्टीसेलुलर है, ठीक है, ना ही वो प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो यूकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं। तो किस में डालोगे? बिकॉज वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें तो सेल ही नहीं होता, तो आप किस कैटेगरी में डालोगे? तो वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा देखो बेटा, एल्गी के लिए इन्होंने तीन किंगडम यूज कर लिए। ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है साइनोबैक्टीरिया, इसको इन्होंने डाल दिया मोनेरा में, ठीक है। इसको इसमें इन्होंने किस में डाल दिया? मोनेरा में। और ऐसे ही एक गोल्डन एल्गी है, डायटम्स, डेस्मिट वगैरह, उसको किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में। और ग्रीन एल्गी को किस में डाल दिया बेटा? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इनको डाल दिया प्लेंटी में। तो एल्गी के ही तीन टाइप हैं, एल्गी ही तीनों, लेकिन तीनों को अलग अलग किंगडम में डाला है, ठीक है। तो दिस वन इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। इसके अलावा बेटा इन्होंने क्या किया? क्लोरेला जो है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर एल्गी है और इसको इन्होंने किस में डाला? प्लेंटी में डाल दिया, ठीक है। तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी वेयर दीज शुड बी प्लेस्ड इन विच किंगडम? किस में डालना चाहिए? अब प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग तो इसको किस में डालना चाहिए बेटा? इसमें मतलब कि सॉरी, इसको इन्होंने अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसको किस में डालना चाहिए? प्रोटिस्टा में डालना चाहिए, बट इन्होंने डाला किस में है? इसको थैलोफाइटा में, ठीक है। ग्रीन एल्गी, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी प्लांटी में आ रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है कि ये प्लांटी में है? ठीक है, तो इन्होंने अपनी ही क्लासिफिकेशन में कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए हैं। आई बात समझ में? तो स्टिल दिस सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट to explain all different types of organism on the earth. Now अब देखो एक लाइन दी हुई है बेटा एनसीईआरटी के अंदर कि किंगडम से भी बड़े क्या होते हैं। देखो आपने किंगडम तक क्लासिफिकेशन पढ़ी है, बट किंगडम से भी बड़े क्या होते हैं? बड़ी ग्रुप अगर हम देखें तो वो होता है डोमेन। याद रखना, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि डोमेन का कॉन्सेप्ट हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में यहीं पे है बेटा, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। डोमेन क्या होता है बेटा? एग्रीगेशन ऑफ किंगडम, ऐसे पर्टिकुलर बड़े बड़े ग्रुप जिसमें क्लोजली रिलेटेड किंगडम आते हैं, है ना। तो अभी तक आप 7 हायरार्चिकल लेवल पढ़ रहे थे, ठीक है, किंगडम से लेके स्पीसीज तक, बट अब लेटेस्ट प्रपोज्ड सिस्टम में क्या आएगा? डोमेन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। डोमेन्स आर जस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम्स, क्लोजली रिलेटेड किंगडम्स के ग्रुप को क्या कहोगे आप? डोमेन। तो बेसिकली हमारे पास कंप्लीटली अगर होल ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो वहां पे हमारे पास 3 डोमेन है, ठीक है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा। अब इस डोमेन, ये जो 3 डोमेन सिस्टम है ना, इसमें बेटा हमने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोनेरा अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है। इसमें इसी के मोनेरा के ही 2 डोमेन बन सकते हैं, इतना बड़ा है ये। तो मोनेरा को हमने 2 अलग से डोमेन में डिवाइड किया, ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोट्स को ही फिर से फर्दर डिवाइड किया। आई बात समझ में? किसके अंदर? आपका एक तो यहाँ पे क्या आएगा मोनेरा के अंदर? यू बैक्टीरिया, और एक आएगा आर्की बैक्टीरिया। जो पुराने बैक्टीरिया थे उनको आर्की बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है, और जो नए बैक्टीरिया हैं उनको हमने नाम दिया यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग डोमेन बना दिया, उसके बाद जो नॉर्मल आपके जो न्यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया थे उसके लिए अलग से डोमेन बना दिया। बाकी का जितना भी बच गया आपका, ठीक है, बाकी का क्या बच गया आपका? प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी को किस में डाल दिया बेटा? एक डोमेन में डाल दिया। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ 6 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह लो आप, या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह लो। इसको किसने दिया बेटा? कार्ल वूज ने दिया। ठीक है, ही स्प्लिट किंगडम मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में इसने मोनेरा को स्प्लिट कर दिया। और अब देखो क्या रिलेशनशिप है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोजीनोट से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, प्रोजीनोट क्या है? कंप्लीट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने किस में डाला? प्रोजीनोट। अब प्रोजीनोट में बेटा 3 क्या आते हैं? डोमेन। प्रोजीनोट आपकी बेसिक फॉर्म है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने प्रोजीनोट कहा, और यहाँ से 3 डोमेन ओरिजिनेट हुए, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। 3 डोमेन कौन से होते हैं? ध्यान रखो, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगर हम इनको किस हिसाब से डिवाइड करना चाहें? किंगडम के हिसाब से। ठीक है ना, किंगडम के हिसाब से डिवाइड करोगे तो आपका बैक्टीरिया में कौन सा किंगडम आता है? यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में कौन सा किंगडम आएगा? सॉरी, आर्किया में आर्किया डोमेन में कौन सा किंगडम आएगा? आर्की बैक्टीरिया। और इन दोनों को मिलाकर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहा बेटा? मोनेरा कहा था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको क्या कहा था हमने? मोनेरा कहा था। आई बात समझ में? ठीक है, मोनेरा के अंदर ही आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया और अल्टीमेटली कहा कि ये खुद में अपने आप में एक डोमेन भी है। ठीक है ना, तो मोनेरा के अंदर देखो 2 किंगडम, मोनेरा अपने आप में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो मोनेरा इज अ प्रॉपर किंगडम। लेकिन अगर आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे हम मोनेरा ना बोल के हम बोलेंगे किंगडम पहला, फर्स्ट किंगडम क्या होगा आपका? फर्स्ट किंगडम होगा बेटा आपका आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड किंगडम क्या होगा आपका? यू बैक्टीरिया। थर्ड किंगडम क्या होगा? प्रोटिस्टा। फोर्थ किंगडम क्या होगा? फंजाई। फिफ्थ किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। और फिफ्थ किंगडम आपका प्लांटी, सिक्स्थ किंगडम एलिमेलिया। ठीक है ना, तो ये आपका एवोल्यूशनरी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे पहले आपके आर्की बैक्टीरिया आए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आर्किक बैक्टीरिया है, सेकंड नंबर पे यू बैक्टीरिया है। धीरे धीरे फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आने लगे, यानी कि प्रोकैरियोट्स आए। उसके बाद धीरे धीरे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई, फंजाई डेवलप हुई, फिर मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ्स डेवलप हुए, और फिर मल्टी सेलुलर जो है हिट्रोट्रोप्स डेवलप हो गए। और ऐसे करके पूरा का पूरा वर्ल्ड आज हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की फॉर्म में है। ठीक है, तो दिस वन इज रिलेशनशिप बिटवीन 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 6 किंगडम के नाम बताओ, ठीक है, देन यू विल आंसर आर्की बैक्टीरिया, ओके, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया, वैसे बाकी ठीक है, वैसे आपको 6 किंगडम का पता होना चाहिए। अच्छा, 3 डोमेन आपसे कोई पूछे, बैक्टीरिया, आर्किया, यू बैक्टीरिया। आर्किया पहले आना चाहिए था, आर्किया, बैक्टीरिया एंड देन यूकैरियो। ठीक है, सारे के सारे डोमेन जो हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं बेटा? प्रोजीनोट से ओरिजिनेट हुए हैं। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। ठीक है, कल की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। मैंने आपको कुछ हद तक पढ़ाया है, मोनेरा में हम कंप्लीटली प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मोनेरा में लग जाएंगे बेटा लगभग 3 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे। सो दिस वन इज योर लेक्चर नंबर 1 और मोनेरा से हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो कल से हम मोनेरा पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था स्कूल, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि बेटा मोनेरा में आपका प्रोकैरियोट्स के सारे कैरेक्टर में लगभग दोबारा पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, इतना डिटेल तो कर नहीं जा सकते हम, लेकिन फिर भी जनरल कैरेक्टर्स हम वही दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वो तो आपको पढ़ना ही है, बट फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो कल की क्लास में हम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक यू।